लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर संसद सजी और उस संसद में एक ऐसा बिल लाया गया जिसके कारण बहुत हंगामा हुआ और वो लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों संसदों से पास हुआ आनन फानन में और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कानून भी बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृषि बिल की, जहां एक तरफ मोदी सरकार कृषि बिल को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी इसी बिल को लेकर लगातार हमलावर हो रही है। हमारे साथ मौजूद है नई दिल्ली जिला के कांग्रेस के उपाध्यक्ष सागर श्रीवास्तव जी। सर, कांग्रेस को क्या दिक्कत है इस बिल से, जब वो बिल बन चुका है, कानून आ चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, तो आपत्ति किस बात की है? देखिए, दायित्व है 140 करोड़ युवाओं का, 140 करोड़ जनता का जो इस विभाग में रह रहे हैं, और इसका प्रतिनिधित्व जो आज की सरकार कर रही है उसका सबसे बड़ा शोषण का विषय ये है कि ये हम सब भारतीयों का दायित्व है कि हम इसको रिसर्च करें, इसकी मेरिट को तय करें। मेरिट क्या है इसका? मेरिट ये है कि जो इसका दायित्व, जो मेजर, जो इसके क्रिस्प, जो एमएसपी पे जो उसकी सारी ध्रुवीकरण हुई है, जो उसकी बात हुई है, वो क्या है? इसको हम सरल भाषा में इस तरीके से समझें कि अगर एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो हमेशा किसकी मदद करेगा? अपने कमज़ोर बच्चे की मदद करेगा। वो एमएसपी संरक्षण था। अभी मैंने भी तो समय में अभी आज भी चौपाल लगा था हमारे कांग्रेस का, और हमने ये भी सुनिश्चित तौर पे सुना कि कई लोगों का ये बयान था कि वो मैक्सिमाइज़ हो जाता है। किसी एक पत्रकार का ही बयान था कि वो मैक्सिमाइज़ हो जाता है। वो बिल्कुल मैक्सिमाइज़ हो जाए, या कहीं भी किसी और भी कोरिलेशन रेट पे। पत्रकार का बयान नहीं है, ये लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी का बयान है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मंडी में जाते ही मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हो जाता है। उनका ये बयान था। सर, सवाल इस बात का है कि क्या मैक्सिमम हो रहा है, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें बरगलाया जा रहा है। हमें ये तय करना है कि जो संरक्षण देता है एमएसपी, और ये एमएसपी सिर्फ इसी ध्रुवीकरण पे लागू नहीं है, ये हर एक क्षेत्र में होता है कि एक मिनिमम अप्रेंटिस रेट तय किया जाए, जिसमें हम आगे की तरफ से कम एक पैमाना सुनिश्चित करें जिसमें किसी भी एक इंडिविजुअल का शोषण ना हो पाए। और अगर इस बिल को अब हम और रिसर्च करेंगे, इस पैमाने को हम और रिसर्च करेंगे, तो क्या हुआ अमेरिका में? आखिरकार एक उद्योगपति आज उस सर्वोच्च मान गद्दी पर विराजमान है। हम एक इंसान को एक ऐसी ताकत क्यों दे रहे हैं? यहाँ के पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसी ताकत क्यों दे रहे हैं? सरकार अगर रोडवेज़ भी चलाएगी, सरकार अगर कृषि उत्पादन में भी करेगी। आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा, अगर आज हम रिलायंस को ट्रेन चलाने दे देते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों को हम रोडवेज़ चलाने दे देते हैं, तो क्या उस हिमाचल के गाँव तक जाएगा जहाँ पर सिर्फ एक आदमी उतरता है? ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन के रह जाएगा। हम जानते हैं ये बात भी कि हमारा अनाज एक तंत्र में हमारे पास अनाज बहुमूल्य स्थिति में आज की डेट में है, लेकिन क्या हम उसका रेट के ऊपर हम ध्रुवीकरण कर दें? और ये कृषि प्रधान मुल्क है। अगर हमने अपनी नीतियों के साथ सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो ये, और आप चलिए बिल की बात करते हैं। आपने शुरुआत में अपने शब्दावली में बिल का प्रयोग किया। शुरुआत से ही जब से सरकार आई है एक रश है। हमारी मौजूदा स्थिति अब सुधर रही है। हम जिस स्थिति पर हैं हम सीख रहे हैं, और हमारे लीडर ने भी, राहुल जी ने भी कहा है कि हम सीखने वाली पार्टी हैं। लेकिन ये हर बार मेरिट पे ये गलत मेरिट को दिखा रहा है। जो राहुल जी जो बोल रहे हैं सीखने वाली पार्टी है, और ट्रैक्टर में सोफा लगाकर किस तरीके से ये सीख दे रहे हैं किसानों को कि ट्रैक्टर में सोफा लगाया जाए? राजेश जी, पत्रकारिता इस चरम इस बिंदु पे गिर गई। आप ये सब सवाल कैसे कर पाते हैं? आज हमारे पृष्ठभूमि में 10। सर, मेरा सवाल नहीं है ना, ये बार बार सरकार आरोप लगा रही है राहुल गांधी पे कि किस तरीके से रैली कर रहे हैं। सोफा लगा के कोई ट्रैक्टर में रैली कर रहा है। अगर आपको ट्रैक्टर के सोफे दिख रहे हैं तो मेरे को कभी बगीचा दिखेगा, कभी झूला दिखने लगेगा, कभी वो बहुत बड़ा विमान दिखने लगेगा। अल्टीमेटली 140 करोड़ में आप अपने मुलाजिमत तौर पे तय करिए। यहाँ पर जितने भी लोग संबोधित हो रहे हैं वो तय करें कि हमें अपने निजी तौर पे क्या व्यवस्था देखी या क्या कुछ बेटर हो गया। ये आदमी देश को हर पैमाने पर अंधकार की तरफ ले जा रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हर बार प्रधानमंत्री का गद्दी एक ऐसा गद्दी है जिसमें आदमी अपने सारे पाप को सजदा कर देता है, लेकिन एक होता है प्रवृत्ति, ये चला नहीं पा रहे हैं। प्रवृत्ति में क्या है? आपका रिसर्च, आपका लैंग्वेज, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका ओरिएंटेशन।
हम हमेशा नेता को ये क्यों देखते हैं कि वो भाषा शैली में बहुत प्रबल होना चाहिए, वो ओरिएटर स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नेता मनमोहन सिंह जैसे भी लोग हो सकते हैं, नेता हम विश्व पटल पे देखें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ऐसा किसी ने ज़रूर कहा था ना कि देयर वाज वन मैन विथ फ्लैश एंड बोन हु अल्टीमेटली वॉकड, और ये किसने कहा था, ये हम तय करें। आज गांधी की छवि को क्यों धूमिल की जा रही है, आज पुराने हमारे लीडर्स को क्यों धूमिल करे जा रहे हैं। हम जब वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं कि आज की सरकार बीजेपी की है, तो ये इतिहास को ही भुलाने की बात है। और जब जब जिस शख्सियत ने इतिहास को भुलाने की बात करी है, तब तब हम अंधकार पे गए हैं। हम जीडीपी की बात कर लें, ये सब बड़े बड़े शब्द हैं, मैं और आप शायद समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमें निचले पायदान पे उतरना है तो उनको ज़मीनी तरीके से बताना है। अभी हम एक मोहल्ले से गुजरे, उसमें हमने दुकानों में 10 ग्रोसरी की दुकान देखी। मैं आपसे कहता हूं कि उसका हम एक सिस्टम बना दें जिसमें सिर्फ 2 ग्रोसरी की दुकान रहे, और दोनों एक प्राइवेट उद्योगपति जिसमें उनका ट्रांजैक्टरी वैल्यू 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये लगा दें। अब आप बताइए उन 10 दुकानों का क्या होगा, और वो 10 दुकान अब उन दोनों के साथ ट्रेड करेंगे। इसमें आप एक छलावा की प्रस्तुति कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ ऑप्शन टू चूज़ का एक पैमाना रह ही नहीं जाएगा। बार्टर सिस्टम की जहाँ से मानवीकरण की शुरुआत हुई, तो उसमें क्या कहा था कि अगर पैसा रुपया भी नहीं है तो हम कुछ देकर कुछ ले लें। ये चुनाव जो है, इसमें कोई आलंचन नहीं था, कोई एक प्रस्तावित वो मापदंड नहीं था कि आपका इतना वैल्यू होना चाहिए तभी हम वो करेंगे। और जिस बिल की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे देखिए, अब लोग बोलते हैं जीएसटी हम भी लाना चाहते हैं। अरे जीएसटी या ये वाला बिल, कृषि बिल, ये हम भी लाना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर का भी तो पढ़िए आप लोग। वो जो चार्टर है 10 पन्ने का, हम भाई रोड हम भी बनाना चाह रहे, वो भी बनाना चाह रहे। हम कैसे पैमाना करना चाह रहे थे? 28% कहाँ आपने टैक्स देखा? मैं आपसे पूछता हूँ, जीएसटी की बात कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ, आपके निजी तौर पे आपके बच्चे का कोई स्कूल बन गया हो या कोई कॉलेज बन, आज भी 95% कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कॉन्वेंट स्कूल हमारे हैं, रोड निर्माण नेटवर्क सारे हमारे हैं। और इनके सारे मंत्रियों को भी मैं नहीं करूँगा, उनके कुछ मंत्री अच्छे हैं। बीजेपी इज़ नॉट ए बैड पार्टी, द एमलगेशन ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस इज़ बैड। आपने उद्योगपतियों की बात करी, किस तरीके से आप ये ब्रीफ करिए कि किस तरीके से आप जो विपक्ष का जो लगातार आरोप रहा है कि मंडी प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, और जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो उद्योगपति के हाथों में चला जाएगा, और उद्योगपति अपने मनमाने तरीके से उनका शोषण करेगा। देखिए सर, हमें जब भी हम किसी एक एड्रेस कंट्री को कर रहे हैं, तो उसमें हमें सारे वर्ग को लेना है। उस सारे वर्ग में हर सिस्टम में इनके उद्योगपति आ जाते हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा, जब एक ही इंडिविजुअल के पास हम उसको जैसे आपके पास भी कमेटी है, कांग्रेस में भी बहुत सारी कमेटी होती है, बीजेपी में बहुत सारी कमेटी होती है। कभी आपने देखा है कि ट्रेजरर एक ही आदमी बार बार चुना जा रहा है? और अगर आपसे मैं पूछता हूं, आपके मोहल्ले में ट्रेजरर अगर एक ही आदमी चुना जाएगा तो क्या होगा सर? आपके मन में जवाब आ रहा है, आप बोलना नहीं चाह रहे कैमरे पर। ये वही है, वो कुछ 4-5 गिने नाम। शुरुआती चरण में इसकी अच्छाई है, अदानी और अंबानी अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? ट्रंप ने शुरुआत राजनीति से करी थी क्या, या और लोगों ने शुरुआत क्या करी थी? स्टेट्समैनशिप, ब्यूरोक्रेसी और इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल राइट्स, इन तीनों को हम अलग पैमाने पे देखें, तभी हम आगे जाके ये दोहरे मापदंड में। अब आप, ये भी बड़ा वैज्ञानिक सवाल है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ नहीं दिख रहे इंडस्ट्रियलिस्ट। अब आप जाते हैं सट्टी, जो वो है, अब रिलायंस फ्रेश खुल गया, अब हम जाते हैं, ये कुल मिला जुला कर एक छलावा है। नहीं, देश की जनता को तो ये लग रहा है ना कि पहले एक चीनी लेने के लिए अलग दुकान में जाना पड़ता था, चावल लेने के लिए अलग दुकान में जाना पड़ता। अब आपके सारे सवालों का 2 टूक जवाब दूंगा। पहले ये बता दीजिए कि इस बड़े से मसाइल में, ये जो कोरोना काल में, ये कैसे ये इनका जीडीपी ग्रोथ, इनका ये टोटल बैलेंसिंग बढ़ गया अंबानी साहब का? ये कैसे इनका चार्टर अपने आप रेवेन्यू कंपाउंड पे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है? अरे सर, या तो हम लोग काला पट्टी बांध लें, ठीक है, और नहीं तो अगर हम लोग को खुल के डिबेट करना है तो करें। मैं 28 साल का युवा हूँ, मेरे पास भी चुनाव था 2000, मतलब जब मैंने अपने छात्र जीवन ख़त्म किया तो मेरे पास भी चुनाव था कि अगर हमें नीतियों के सहारे और अगर सही तरीके के सहारे किस पार्टी को चुनाव करना है। हर वो शख्स, मैं आज बड़े पैमाने पे आपसे बोलता हूँ, हर वो शख्स जिसको सिर्फ वो इडियट बॉक्स देखना है, ऐसे बरगलाने वाले लोगों के बड़े बड़े चीज़ें देखना है, कुछ मीडिया कर्मियों के बहुत हाइड्रो एड्रेनल फ्लो के रश को देखना है, तो वो चुनाव कर सकते हैं कि किस तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर कोई विकल्प, अगर कोई रिसर्च करेगा, कोई अपनी पढ़ाई करेगा, कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी बनेगा, और अगर वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं भी और रिसर्च के पैमाने पे करेगा, तो कांग्रेस एक ऐसा विकल्प आएगा। हम नहीं कहते हम सर्वोत्तम पार्टी हैं, हमारे अंदर कमियाँ हैं, लेकिन हम झुटला तो नहीं रहे ना। हमारे अंदर कमियां होंगी, हमारे लीडर्स के साथ कुछ कमियां होंगी, लेकिन आप सही पोडियम पे एड्रेस करिए। हर सिस्टम पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अब ये कानून बन गया है,
अब राष्ट्रपति सर, जी जब सिग्नेचर कानून हो पे गए भी आ हैं, जाता है। कानून सर बन गया नहीं है, बनेगा कानून, तो आप सर? मुझे बताइए कि बीजेपी जो सरकार, जो इतनी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी जो सरकार देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सागर जी मुझे ये बताइए अब हस्ताक्षर अभियान की क्या जरूरत आन पड़ी बीजेपी को? और आप आपके सवाल मेरे को 3 बार हंसी आ गई। सबसे पहले देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसी तरीके से आरएसएस को सबसे बड़ा सर ये क्या चल रहा है? अब चलिए आपका मेन सवाल, अब एक आपका मेन सवाल क्या है? आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कानून बन गया है तो कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? और मैं बता सिग्नेचर देता हूं, सर, करवाने की कानून क्या? बन चुका है, कानून बन चुका है। कानून की प्रक्रिया कैसे होती है? जो चयनित मापदंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टोरियल चुने जाते हैं, उनकी गणना होती है और उनके कस्टोडियनशिप पे कानून बन जाता है। लेकिन सवाल इस बात कि मैं पत्रकार बंधु भी हैं, आप भी हैं, ये कानून बनने के पहले कितने दिन पहले आपको इत्तला हुआ था कि कृषि बिल पारित हो चुका है या कृषि बिल अभी अभियान में है? ये एक रश है। आप कोई भी कानून देखेंगे उसमें 5 से 10 दिन के अंदर के बीच का एक जो रश मैकेनिज्म पे जो ये कानून के ऊपर स्टैंपिंग करते हैं, यही सबसे बड़ा देश के लिए काला अक्षर है। ये जिस तरीके से जो चाहते हैं वो करवाते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमें सामने दिख रहा है कि उसी राम राज्य में जो यूपी की गणना हो रही है, उसी हाथरस में ले देकर क्या हो गया। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष सागर श्रीवास्तव जी, और लगातार जो विपक्ष इस बिल को लेकर आवाज़ उठाता रहा है, सड़कों पर उतरता रहा है, और विपक्ष का कहना है कि ये कृषि बिल नहीं काला कानून है जो जबरन किसानों के ऊपर थोपा गया है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।